नमस्कार, जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। सोमनाथ को ध्वस्त करने वाले गजनी को नेहरू ने कहा था कला प्रेमी। बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया आरोप। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर हुए हमले के 1000 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने एक ब्लॉग भी लिखा है। सोमनाथ मंदिर को लेकर बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ को ध्वस्त करने वाले गजनी को नेहरू ने कला प्रेमी बताया था। उन्होंने कहा कि खलनायकों का महिमा मंडन कांग्रेस गौरी और गजनी के समय से शुरू किया, वो आज शर्जिल इमाम तक जारी है। 1000 वर्ष पहले के खलनायक और आज टुकड़े टुकड़े गए के खलनायकों तक कांग्रेस का समर्थन जारी है। सुधांशु त्रिवेदी की पूरी बात सुन लीजिए। मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं जो राजनीति का विषय नहीं है, जो भारत की पहचान, अस्मिता, अस्तित्व और भविष्य की संभावना और स्वरूप से संबंधित है। हर देश के इतिहास में कई महत्वपूर्ण मोड़ आते हैं और कई ऐसी तारीखें आती हैं जो अविस्मरणीय परंतु ऐसे असहनीय आघात दिए हुए होती हैं कि जिन्हें याद रखना इसलिए आवश्यक होता है ताकि भविष्य में उसकी कोई पुनरावृत्ति की संभावना न रहे। आज 6 जनवरी 2026 है। आज से ठीक 1000 साल पहले महमूद गजनी के द्वारा श्री सोमनाथ मंदिर का विध्वंस किया गया था, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम माना गया है, जिसके विषय में कहा गया है कि सोमलिंगम नरोदृष्टा सर्व पापो प्रमुच्यते लभते फलम मनोवांछितः मृतः सर्वम समाश्रयेत। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आज जो इसके अपना विचार व्यक्त किया है उसमें इस श्लोक का उद्धरण दिया है कि अर्थात सोमनाथ एक ऐसा लिंग है जिसे देखने मात्र से पापों का नाश होता है, पुण्यों की प्राप्ति होती है, मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं और स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त होता है। यह सिर्फ एक आस्था का विषय नहीं है। इसका महत्व भारत के लिए क्या था और आज ही इसको याद करने की आवश्यकता क्यों है, इसके लिए मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जब सोमनाथ की पुनर्स्थापना हो रही थी तो 11 मई 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था एट द इनॉग्रेशनल सेरेमनी ऑफ सोमनाथ, इट इज माई व्यू that the reconstruction of Somnath temple will be completed on the day when not only the magnificent edifice will arise on the foundation, but the mansion of India's prosperity will be really that prosperity of which ancient temple Somnath was a symbol. अर्थात उन्होंने कहा कि सोमनाथ की पूर्ण प्रतिष्ठा उस दिन नहीं होगी जिस दिन उस दिन नहीं होगी जिस दिन भव्य रूप में वह मूर्ति और मंदिर प्रतिष्ठापित होगा, बल्कि उस दिन पूर्ण मानी जाएगी जिस दिन भारत की समृद्धि का शिखर भी उसी प्रकार उठता हुआ दिखाई पड़ेगा जिस समृद्धि से आकर्षित होकर यह क्रूर बर्बर आतंकी आक्रमण किया गया था। और आज 1000 वर्ष के बाद अगर हम देखें तो 1951 में सरदार पटेल के प्रयास से और जवाहरलाल नेहरू जी के पुरजोर विरोध के बावजूद प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की उपस्थिति में यह स्वप्न साकार हुआ था। और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कही थी कि समृद्धि की तरफ जब भारत बढ़ेगा तो यह पूर्ण होता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो आज पूर्णता की तरफ बढ़ रहे हैं। जब हम चौथी बड़ी इकोनॉमी है, चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं, दूसरे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर हैं और डिजिटल ट्रांजैक्शन में दुनिया के नंबर 1 देश ही नहीं है, वर्ल्ड की सारी मेजर इकोनॉमीज में लगातार 2 साल से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। अर्थात जो सोमनाथ के संकल्प का विचार था वो आज चरितार्थ होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी बात यह आती है कि इसको आज स्मरण रखने की क्यों आवश्यकता है, क्योंकि इस देश की अस्मिता के साथ एक बहुत घिनौना मजाक किया गया। मैं घिनौना मजाक शब्द इसलिए कहता हूं, हमारी जनरेशन के आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, इतिहास में पढ़ाया जाता है कि साहब जो कुछ मोहम्मद गजनी ने किया सोमनाथ पे वो तो केवल पैसा लूटने के लिए किया था, उसका कोई धार्मिक भावना से लेना देना नहीं था। और इतना ही नहीं, और इसका स्रोत कहां से आता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया।
जो मूल एडिशन 1948 में छपा है उसमें 161 और बाद के एडिशन में 240 के आसपास आ जाता है, तो पेज नंबर वेरी कर सकता है, पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। वो कहते हैं महमूद वॉज फार मोर ए वॉरियर देन ए मैन ऑफ फेथ। Like many other conquerors, he used to exploit the name of religion for its conquest. India was to him just a place from which he could earn the treasures and material. यानी वो कोई धार्मिक उन्मादी नहीं था, वो तो पैसा कमाने के लिए आया था और उसके लिए भारत में आकर सिर्फ पैसा प्राप्त करना ही उसका उद्देश्य था। और आगे वो लिखते हैं कि वो कला का कितना बड़ा प्रेमी था कि जब वो मथुरा में एंटर करता है तो वो इतना प्रभावित हो जाता है वहां की स्थापत्य कला को देख के। द बिल्डिंग इंटरेस्टेड हिम वॉज सो मच इंप्रेस्ड बाय द सिटी ऑफ मथुरा फ्रॉम दिल्ली। ऑल अबाउट ही रोट दैट देयर वाज 1,000 एडिफिस फ्रॉम विच द फेथ हैज फॉलन, नॉट इट्स लाइकली द सिटी अटेन्ड द प्रेजेंट। वो कहते हैं कि वो देखकर इतना अभिभूत हो जाता, कहता लगता ही नहीं इतनी सुंदर मूर्तियां और सुंदर मंदिर और सुंदर भवन मनुष्यों के बनाए हुए हैं, ये तो जिन्न के बनाए हुए हैं। और कहते देखिए जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि महमूद गजनी कितना कला का प्रेमी था, जबकि उन्होंने जिस बुक से लिया है वो उसके साथ आए हुए खुद के इतिहासकार उतबी ने अपनी किताब तारीख यामनी में लिखा है कि जिस समय उसने मंदिर पे कैप्चर कर लिया और वहां के समस्त पुरोहित और राजा उनके पास गए और उन्होंने कहा कि शिवलिंग को खंडित मत करिए, इसके बदले में हम आपको लाखों स्वर्ण मुद्राएं देंगे। और उनके एडवाइजर्स को लगा कि ये एक अच्छा मौका है, हमें एक पत्थर से क्या लेना देना है, अगर इतना मिलता है तो ये खुद महमूद गजनी के साथ आए हुए इतिहासकार जिससे ये प्रेरणा ले रहे हैं नेहरू जी और उनके बाद उनके गोत्र के समस्त इतिहासकार, वो क्या लिखता है, कहता है महमूद ने मना कर दिया। किस लिए मना कर दिया? वो कहता है इसलिए कि मैं चाहता हूं कि कयामत के दिन मैं एक बुत शिकन के रूप में जाना जाऊं, ना कि बुत परस्तों के साथ सौदागरी करने वाले एक गलीच बुत फरोश के रूप में। यानी शुद्ध हिंदी में कह देता हूं, अर्थात मैं चाहता हूं कि कयामत का दिन आए तो मेरी ख्याति हो कि मैंने मूर्ति भंजक के रूप में मेरी ख्याति हो, ना कि मूर्ति पूजकों के साथ सौदागरी व्यापार करने वाले एक नीच इंसान के रूप में। अब बताइए जितने लेफ्टिस्ट और ये सब समझाते हैं ये सारी थ्योरी डिमोलिश्ड जो उसी में लिखी हुई है, मगर इतिहास को कैसा डिस्टॉर्ट किया गया। और सुनिए जो नेहरू जी ने लिखा डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, जो कहा गया कि वो बड़ा प्रेमी था, ठीक इसी में, इसी किताब में, और ये एन नंबर ऑफ रेफरेंसेज में बहुत लिखा गया है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाई वेरियस हिस्टोरियंस, इसमें है ट्रांसलेशन ऑफ तारिकुल यामनी बाई ऑफ द महमूद क्रॉनिकल्स, उसमें भी लिखा है कि जैसे ही वो मथुरा में देखता पहले तो बड़ा प्रभावित होता, फिर कहता सारे मंदिरों और बिल्डिंगों को नष्ट कर दो। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया में वो सेंटेंस गायब। और इंटरप्रिटेशन ये कि वो तो बहुत बड़ा कला प्रेमी था। इसलिए आज भारत की अस्मिता के साथ हुए इस आघात और उसके साथ हुए इस घिनौने मजाक को याद रखने की आवश्यकता है। और एक और चीज आपको बताना चाहता हूं, भारत का एक और बहुत बड़ा नुकसान किया गया। वो क्या किया गया? आप सबने फिल्मों में डायलॉग सुना होगा। एक वो पुरानी फिल्म थी 1991 की शायद, जिसमें दिलीप कुमार और राजकुमार दोनों थे, जिसमें उनका हेलीकॉप्टर लैंड कर जाता है तो कहता लो बंदूक मार लो, तो कहता नहीं हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, मगर तब जब बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी, इलाका भी हमारा होगा और वक्त भी हमारा होगा। ये डायलॉग सिर्फ फिल्मों में सुना होगा, परंतु ऐसा नहीं है। महमूद गजनी के साथ आए हुए इतिहासकार ने लिखा है कि एक हिंदू शाही डायनेस्टी थी, आपने तो अब किसी को नाम में नहीं पता होगा, उसकी राजधानी काबुल थी, जिसका नरेश धर्मपाल जब ये लूट के गया और धर्मपाल से युद्ध के बाद भी वो गया और आज के जो कजाकिस्तान की तरफ, और उसे पता चला कि तुर्क राजाओं ने महमूद गजनी को घेर लिया है, तो अलबरूनी ने लिखा है, अलबरूनी ने लिखा है, क्या लिखा? उसने कहा जब घेर लिया है तो वो धर्मपाल उसको कहता है कि मैं 2000 घुड़सवार, 10,000 सैनिक और 100 हाथियों के साथ तुम्हारी मदद करने को आने को तैयार हूं, मगर किस लिए? इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं, इसलिए कि तुम्हें मारने का संकल्प मैंने लिया था, तो मैं अपने अलावा किसी और को तुम्हें पराजित करते हुए और तुम्हें मारते हुए नहीं देखना चाहता। ये वो चीज थी जिसने भारत को बचा के रखा।
ना कि एक गाल के बदले दूसरा गाल आगे कर देने के सिद्धांत ने। इसलिए इसी के लिए श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पूछा था, आज सोमनाथ जो दिखाई पड़ रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिन भाव की अभिव्यक्ति की है, वो दर्शाता है कि भारतीय संस्कृति की वो जीवनी शक्ति थी, वो संघर्ष शक्ति थी, जिसने दुनिया के सबसे बर्बर आक्रमणों को भी झेल कर अपने को बचा के रखा, जिसके लिए अटल जी ने लिखा था कि दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहां, यूनान कहां है, घर घर में शुभ अग्नि जगाता वो उन्नत ईरान कहां है, दीप बुझे पश्चिमी जगत के छाया जब बर्बर अंधियारा, तभी चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। और जो चमक थी उसकी अभिव्यक्ति सोमनाथ के प्रथम ज्योतिर्लिंग में दिखाई पड़ती थी। मगर अफसोस 1835 में मैकॉले ने जो विष हमारे दिमागों में भरना शुरू किया, 2035 में प्रधानमंत्री जी ने कहा उस विष से मुक्त करनी है। उस विष का बहुत बड़ी विष बेल को काटने का प्रतीक सोमनाथ का मंदिर था। अब आप कहेंगे साहब बहुत इतिहास की बात हो गई, आज के कॉन्टेक्स्ट में क्या है? तो यह भी मैं बताना चाहता हूं, आप सभी लोग, विपक्ष के लोग बहुत बोले थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान की मध्यस्थता की बात कही थी और इसको लेकर हमारे विरोधी बहुत उछल उछल के बोल रहे थे। तो 11 मई 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी बोला था कि 1000 ईयर से इंडिया और पाकिस्तान के बीच की लड़ाई है और कश्मीर उससे जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो मैं पूछना चाहता हूं, इन लोगों में से किसी ने सवाल किया कि 78 साल पहले बना हुआ देश में 1000 साल पुरानी लड़ाई क्यों है? ये वही 1000 साल की लड़ाई है जिसका 1000 साल आपको दिखाई पड़ रहा है। और ये मैं केवल अपने मन से नहीं कह रहा हूं, पूछिए पाकिस्तान की सरफेस टू एयर मिसाइल का नाम क्या है? गजनी। एयर टू एयर मिसाइल का नाम बाबर, दूसरी मिसाइल का नाम गौरी। इसलिए जो इस देश में बैठकर मैकाले के मानस पुत्र और मार्क्स के मानस पुत्र, यानी जिनके दिमाग में एम फैक्टर बहुत घुस गया है, द मैकाले फैक्टर ऑफ 19th सेंचुरी एंड द मार्क्सिस्ट फैक्टर ऑफ 20th सेंचुरी, और कुछ और भी आप लोग सोच रहे होंगे, तो आपकी बुद्धिमत्ता पे मुझे पूर्ण विश्वास है। तो उसका उत्तर भी एम फैक्टर ही है, यानी मोदी फैक्टर। जो मोदी जी ने आज इस विषय पे अपने विचारों की अभिव्यक्ति की है, राष्ट्र को उसे समझने की आवश्यकता है। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी ने यह बात कही है कि यह अमृतकाल है 22 वर्ष का, और 22 वर्ष बचे हैं उसमें, 25 वर्ष का, और यह वो आधार बनाएगा जो 1000 साल तक भारत का मार्ग प्रशस्त करेगा। मगर उसके साथ साथ उन षड्यंत्रों, धूर्तताओं और कष्टों को भी याद रखने की जरूरत है जो हजारों साल से भारत पे हुए हैं। जो लोग ये कहते हैं कि मुगल आक्रमणकारियों के दौर में भारत में क्या क्या हुआ, तो उनके मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता, सिर्फ इतना बता देना चाहता हूं कि एंगस, जो प्रोफेसर आरजी रमल ने डिमोसाइट बनाई है, जिन्होंने वर्ल्ड की हिस्ट्री का पूरा किया है, कब कब कितने लोग मारे गए, उसमें तुगलक के दौर में कितने मारे गए, खिलजी के दौर में कितने लाख मारे गए, मुगल के दौर में कितने मारे गए, कुल मिलाकर उन्होंने 60 मिलियन से 80 मिलियन लोगों के मैसेकर की बात कही है। विल डूरांड ने हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन में लिखा है, द मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया वॉज नॉट वन ऑफ द ब्लडीएस्ट, ही सेड वॉज द डेडलीएस्ट। कर्नल जेम्स टॉड ने लिखा है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ पाकिस्तान ऑफ राजस्थान में कि जब अकबर ने कैप्चर किया तो उसने 2980 किलोज के जनेऊ तोले, 2980 किलोज। आप सोच सकते हैं कि कितना था। ये किसने लिखा? फॉरेनर्स ने। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मजाक मत उड़ाइए। ये देश उसके बाद भी आज जीवित है, स्वतंत्र हुआ और उसके बाद प्रखरता के साथ आगे बढ़ रहा है अपनी उस शक्ति के कारण, जिसे समझिए और आश्वस्त रहिए कि आज जब पूरी दुनिया लड़ाई लड़ने में लगी हुई है, मैं देशों का नाम नहीं ले रहा हूं, सब एक दूसरे को के ऊपर आक्रमण करने और आधिपत्य में लगे हैं, उसमें यदि भारत का राइज हो रहा है तो इन मूल्यों को स्थापित करने के लिए हो रहा है, जो विध्वंस और हिंसा के खिलाफ होगा। इंडिया इज ऑल सेट टू राइज, नॉट टू डोमिनेट द वर्ल्ड बट टू मोटिवेट द वर्ल्ड। और उसका मूल आधार वह हिंदू संस्कृति, हिंदू सभ्यता है, जिसे कलंकित करने का प्रयास और उसके ऊपर हुए इतिहास के सबसे घनघोर नरसंहार, विल डूरांड ने जो कहा है, उसको छुपाने ही नहीं, नरसंहार करने वालों को महिमा मंडित करने के इस दुष्चक्र और षड्यंत्र को समझने की जरूरत है। और भारत क्या सोचेगा
जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगले 1000 साल तक, तो अटल जी की इस पंक्ति से समाप्त करता हूं, जो उनकी बड़ी प्रसिद्ध कविता थी, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो उसका जो अंतिम छंद है कि होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया, कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। धन्यवाद। और अब एक अन्य महत्वपूर्ण विषय पर मेरे साथी श्री शहजाद पूनावाला जी आपको संबोधित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु जी। जय सोमनाथ से तो हमने शुरू किया था, पर अब सत्यमेव जयते भी बोलने की बारी है। आज जिस प्रकार से सुधांशु जी ने अभी विस्तृत रूप से बताया कि अस्तित्व, वर्तमान और भविष्य हमारे भारत की सभ्यता का सोमनाथ से जुड़ा हुआ है, परंतु भारत के अस्तित्व, वर्तमान और भविष्य से जुड़ा हुआ सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक विषय जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट का एक अहम निर्णय आया है। और इस निर्णय के बाद जो टुकड़े टुकड़े गैंग है हमारे देश में, उनको बड़ा दुख भी हो रहा है और दर्द भी महसूस हो रहा है। आज जिस प्रकार से उमर खालिद और शर्जील इमाम, जिसके लिए केवल कांग्रेस पार्टी और उसके इकोसिस्टम से नहीं बल्कि विदेश से भी बहुत सारे पत्र और संवेदनाएं प्रकट हो रही थी, आज उन दोनों व्यक्तियों को सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी प्रकार की राहत डिनाई कर दी है, उनके बेल को रिजेक्ट कर दिया है। और केवल बेल रिजेक्ट ही नहीं किया, बल्कि ये भी कहा कि जो इस प्रकार का अपराध उन्होंने किया है, प्रथम दृष्टया आतंकवाद और दिल्ली को जलाने के जो भी चार्जेस उनके खिलाफ लगाए गए हैं, वो प्रथम दृष्टया सही साबित होते हैं। वो क्वालिटेटिवली एक डिफरेंट फुटिंग पर है, मतलब कि कोई आम अपराध नहीं किया है, बहुत ही गंभीर अपराध, देश को टुकड़े टुकड़े करने वाला अपराध, इस दृष्टिकोण से उसको देखा गया है। और यह भी कहा गया है कि जिस प्रकार से उन्होंने ये कृत्य किए, ये दिखाता है कि जो दिल्ली में दंगे किए गए वो दरअसल संयोग नहीं, सोचा समझा प्रयोग भी नहीं, मैं तो कहूंगा हिंदू विरोध का और यही एम फैक्टर, वोट बैंक फैक्टर का सबसे बड़ा उद्योग था। ये दंगे जो थे वो स्पॉन्टेनियस नहीं, स्पॉन्सर्ड थे। ये जो दंगे हुए वो ऑर्गेनिक नहीं बल्कि ऑर्गेनाइज थे। और उसके पीछे की मंशा थी कि यहां पर, जैसे अभी हमने हाल ही में कई देशों में देखा है, जिसके लिए दुआ इबादत भी रोज कांग्रेस के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं, कि हिंसात्मक रूप से यहां पर सत्ता का तख्ता पलट करवाया जाए। इस दृष्टिकोण से यहां पर हिंदू विरोधी नरसंहार जिस प्रकार से 1000 वर्ष पहले भी हमने देखा था, उसी प्रकार से करवाया गया। मतलब उस समय पर जो खलनायकों का महिमा मंडन करने का काम आज भी कांग्रेस का इकोसिस्टम करता है, गजनी और गौरी का, आज भी वो इकोसिस्टम दिल्ली को दहलाने वाले खलनायकों का महिमा मंडन आज भी करता है। और इसीलिए आज आपको याद होगा कि किस प्रकार से उमर खालिद और शर्जील इमाम, इन दोनों को कांग्रेस के एक नहीं अनेकों नेताओं ने, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे वो उदित राज हो, चाहे वो सलमान सोज हो, या चाहे वो कांग्रेस पार्टी का पूरा इकोसिस्टम हो, उन्होंने महिमा मंडित भी किया और उनको मासूम भटके हुए युवा के तरह पेश करने की कोशिश भी की गई। कुछ लोग उनको पॉलिटिकल प्रिजनर भी बता रहे थे। आज सवाल यह बनता है कि चाहे 1000 वर्ष पहले के जो खलनायक है उनके प्रति, मुगल आक्रांताओं के प्रति, या आज जो देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं उनके प्रति, कांग्रेस पार्टी हमेशा, उनका इकोसिस्टम का हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर क्यों होता है। सवाल नंबर 2, जिन लोगों ने भी उमर खालिद और शर्जील इमाम, और वही शर्जील इमाम जो कहता है कि देश के चिकन नेक को काट देना चाहिए, ऐसे बयान देने वाले व्यक्ति, उमर खालिद जो कहता है कि कश्मीर को भारत से अलग कर देना चाहिए, ऐसे बयान देने वाले व्यक्ति का समर्थन खुलकर ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी ने किया। क्या कांग्रेस पार्टी आज माफी मांगेगी? तीसरा सवाल, हमेशा कांग्रेस का हाथ देश विरोधी टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ क्यों? कभी अफजल गुरु के लिए कहते हैं अफजल हम शर्मिंदा है,
कभी ये कहते याकूब हालात का मारा था, कभी ये कहते बाटला हाउस में जो मारे गए उनके लिए आंसू बहाती थी सोनिया गांधी जी, कभी ये नक्सलियों को शहीद बोलते हैं, और आज शर्जील इमाम और उमर खालिद के साथ भी यही इकोसिस्टम खड़ा है। तो सवाल यह बनता है कि कांग्रेस पार्टी अब जबकि ये सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा निर्णय आया है, तो क्या कांग्रेस पार्टी दिल्ली में मारे गए हमारे अंकित शर्मा जी के परिवार से, रतनलाल जी के परिवार से, दिलबर नेगी के परिवार से क्या नाक रगड़कर माफी मांगेगी? और केवल कांग्रेस ही नहीं, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ताहिर हुसैन जिसके घर से पेट्रोल बम और क्या क्या नहीं बरामद हुआ, वो ताहिर हुसैन तो आम आदमी पार्टी का नेता था, केजरीवाल जी का सबसे करीबी, और बकायदा संजय सिंह जी ने प्रेस वार्ता करके कहा था कि ताहिर हुसैन को इसलिए फंसाया जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान है। अब आम आदमी पार्टी से भी सवाल है कि क्या ऐसे दंगाई, आतंकी, जिहादी मानसिकता वाले तत्वों को क्या एम फैक्टर के चलते ही संरक्षण दिया जा रहा था? तो आज इस विषय पर भी जो हम लोगों ने बात रखी है, इसके अतिरिक्त और कोई भी सवाल हो आपके बीच में तो आप सवाल पूछें। रवि का मुझे समझ में नहीं आता, अगर यादव है तो भगवान कृष्ण के दो वंशज हैं। इसे कहते हैं मैकाले की मैरिजुआना। यदि किसी व्यक्ति को मैरिजुआना दिमाग में आ जाए ना, एम फैक्टर, अगेन आई एम सेइंग द मैरिजुआना ऑफ मैकाले एंड मार्क्स हैज बीन सो एम्बेडेड इन हिज माइंड कि वो अपना मूल ही भूल गए कि भगवान विष्णु के दशावतारों में से एक योग योगेश्वर भगवान कृष्ण के वंशज। और ऐसा नहीं है, ये उनकी पार्टी का प्रॉब्लम है। उनके नेता को भी गायों में बदबू आती है और बकरे कटने में खुशबू आती है। और याद करिए दूसरे जो उन्हीं के वंश के हैं, लालू प्रसाद यादव जी, बिहार का चुनाव हुआ था, 30 अक्टूबर को गोपाष्टमी हुई थी। गाय का जो महत्व है भारत की संस्कृति में, गोपालक समाज सबसे बड़ा, अगर गाय से सर्वाधिक भावनात्मक संबंध है तो यादव समाज का है, गोपालक समाज। पर गोपाष्टमी की पूजा करते हुए कोई फोटो देखी? नहीं। मुहर्रम के ताजिए के आगे झुके हुए देखी। इसलिए जिनका जमीर आज इतना नीचे चला गया है राजनीतिक स्वार्थ में, तो उनके लिए एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि जमीर ही मर जाते हैं। मुझे लगता है कि वैसे तो वो अनेक प्रकार चित्र विचित्र बात करते रहते हैं, परंतु उन्हें ध्यान रखना चाहिए, अगर जेनजी की तरफ देखना है तो उत्तर प्रदेश के हैं तो शुभांशु शुक्ला की तरफ देखें, जेनजी अंतरिक्ष में जा रहा है। अगर बिहार के हैं तो मैथिली ठाकुर की तरफ देखें, यंगेस्ट एमएलए, और जो लोक संस्कृति को भारत में स्थापित कर रही है। और देखना है तो आईआईटी चेन्नई के उन बच्चों की तरफ देखें जिनका प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख किया था अपने मन की बात कार्यक्रम में, कि जिन्होंने सैटेलाइट लिंक बनाने का काम किया। और देखना है तो आंध्र के गुकेश राजू की तरफ देखें, जिसने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीती। और उसके बाद भी अगर और गौर से देखना है तो महाराष्ट्र के देवव्रत महेश रेके की तरफ देखें, जिसने कि वाराणसी में दंडक्रम पारायण के द्वारा शुक्ल यजुर्वेद के 2000 मंत्रों के दंडक्रम पारायण कॉम्बिनेशन में 2 लाख जो कॉम्बिनेशन बनते हैं उनका त्रुटिहीन सतत पाठ करके दिखा दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं भाई, नजरें देखो, नजारा कितना बदला हुआ है। नजर पे से चश्मा हटाओ मोदी विरोध का, तब असली दुनिया दिखेगी। देखिए, उनके अनेकानेक अभियान पहले भी जनता के द्वारा तिरस्कृत और उपहासित हो चुके हैं। मुझे लगता है कि ये बिहार की हार से कुंठाग्रस्त और बंगाल में घुसपैठिया परस्त कांग्रेस के मनोबल जो ध्वस्त हो चुका है, उस ध्वस्त मनोबल के ऊपर केवल अपने कैडर को एक मैसेज देने का, मैं कहूंगा, निष्फल होने वाला प्रयास है। या दूसरे शब्दों में कहें कि नाकाम हसरतों का जनाजा लेकर वो अब अपने कदम बढ़ाने जा रहे हैं। आपकी तरफ से कुछ
मुझे लगता है देश की जनता बहुत प्रबुद्ध है और वो सभी बातों पे सजग है और वो ये भी समझ सकती है कि हर बार जब राहुल गांधी जी विदेश जाते हैं कुछ ना कुछ आइटम होता है। पहले गए थे लंकावी तो आके हाइड्रोजन बम, फिर कोलंबिया गए तो कहीं दूसरा बम, अच्छा उसमें निकली सिर्फ हाइड्रोजन गैस, फिर जर्मनी गए तो आके एक बयान दिया, अब विदेश से गए हैं तो हो सकता है यात्रा शुरू हो। तो मुझे लगता है ये सब समझना चाहिए कि वो 80 चुटकी 90 ताल, कहां से चुटकी बनती कहां ताल बजती है। देखिए, आज एएपी का मतलब बन चुका है और अधिक पाप। और जिस प्रकार से जब से भगवंत मान जी की आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में आई है, तब से कानून व्यवस्था पूर्ण तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। अभी जो कल का वीडियो आया है जिसमें कि आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए सरपंच की दिन दहाड़े अमृतसर में हत्या की जाती है और वो भी हत्यारे अपना चेहरा भी नहीं ढांकते, मतलब कि पुलिस से कोई खौफ उन्हें महसूस नहीं होता। और केवल एक लौती ऐसी घटना नहीं है, हमने देखा है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या, किस प्रकार से आरपीजी का हमला मोहाली के हेडक्वार्टर पर, किस प्रकार से नशा माफिया बेलगाम घूम रहा है पंजाब में, इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर को भी मार दिया गया, आए दिन वहां पर ग्रेनेड अटैक्स होते हैं। तो ये साफ है कि जब से आम आदमी पार्टी आई है सरकार में, तब से वहां पर कानून व्यवस्था ध्वस्त है। भगवंत मान जी और सुपर सीएम केजरीवाल मस्त है, जनता त्रस्त है। और सुपर सीएम केजरीवाल ने 100 गाड़ियों का कॉन्वॉय अपनी सिक्योरिटी के लगा रखा है और पंजाब की जनता के पास कोई सिक्योरिटी नहीं बची। तो आज सुपर सीएम केजरीवाल और नॉमिनल सीएम भगवंत मान जी दोनों को जवाब भी देना चाहिए और भगवंत मान जी को तो इस्तीफा देकर चले जाना चाहिए। वैसे भी पुलिस के ऊपर उनका कोई नियंत्रण नहीं। एक सेकंड, पहले इनका फिर आपका, दोनों को लेंगे। मुझे लगता है कि जहां तक भारत सरकार का संबंध है, भारत सरकार सतर्कता के साथ और दृढ़ता के साथ उस विषय का प्रतिकार कर रही है। हमारे विदेश सचिव भी गए थे, उसके बाद ही पहली बार उन्होंने स्वीकार किया था और 80 से अधिक केसेस दर्ज हुए थे। भारत सरकार ने बांग्लादेश पे को जो हमने अपने बंदरगाहों पे फ्री एक्सेस दे रखा था वो समाप्त कर दिया है। और जहां तक मीडिया पे आक्षेप की बात है तो मैं आह्वान करना चाहूंगा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अलंबरदार, जो कहते हैं मीडिया की स्वतंत्रता के झंडा बरदार और कट्टरपंथी ताकतों के फरमाबरदार, आज कौन से बिल में जाकर बैठ गए हैं। और यह भारत में पहली बार नहीं हो रहा है। 2012 मुंबई का आजाद मैदान, कितने चैनल्स की ओबी वैन्स तोड़ी गई थी, कोई चू बोला था? नहीं बोला था। इसलिए मैं मानता हूं मीडिया को दृढ़ता से विषय रखना चाहिए। और इसके साथ मैं जरा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से भी पूछना चाहता हूं, भाई साहब 2015 जनवरी जब दिल्ली के चुनाव होने वाले थे, तथाकथित रूप से भारत में चर्चों पे हमले कहे गए थे, जो बाद में दिल्ली की पुलिस की जांच में केवल चोरी, थेफ्ट एंड बर्गलरी के केस निकले 4-5। किसी को चोट नहीं लगी, किसी का कुछ नहीं हुआ, कुछ शीशे तोड़े और चोरी के केस निकले। उस पर तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने बड़ी प्रतिक्रिया की थी और बड़ा ऊपर से बयान आ गया था। आज बांग्लादेश के ऊपर पूर्णतः शांति। तो राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक यह यक्ष प्रश्न है। गौरव, मुझे लगता है उस पर शहजाद जी स्पष्ट कर चुके हैं। जो न्यायिक प्रक्रिया है वो यथावत समझनी चाहिए, मगर एक बात अच्छी तरह समझनी चाहिए। इन लोगों ने 4 साल पहले बोला था कि चिकन नेक काट के अलग करना है, और बांग्लादेश में आज बोला जा रहा है। तो जिनके ऊपर सेक्युलरिज्म का खुमार चढ़ा हुआ है, जो सेक्युलरिज्म की सुरापान घन अंधकार में डूबे हुए हैं, जरा उनको 4 साल पहले के बयान और आज के बयान को मिलाकर देख लेना चाहिए। परंतु वो लोग उस नशे से बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि सेक्युलरिज्म के कुएं में ही भांग पड़ी है। एक सूरदास का पुराना पद है ना, एक हो तो समझाइए आके, कुपह में ही भांग पड़ी है। तो जिसको देखो वही आज मदहोश है। नहीं, देखिए वो सारा विषय
पहले भी स्पष्ट किया था, पुरानी धरोहरों को रखने का उनके मन में बहुत शौक था। किंग जॉर्ज की मूर्ति 1968 तक उन्होंने रखी थी। अंग्रेजी भाषा ऑल इंडिया सर्विसेज में 1977 तक रही थी, सिर्फ अंग्रेजी में वो होते थे। तमाम नाम अस्पतालों के आपको पता है कि विलिंगडन हॉस्पिटल था 1977 तक, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। तो इसलिए हम पूरी तरह, और उन्होंने भी किंग्सवे को राजपथ ही किया था, कर्तव्य पथ प्रधानमंत्री जी ने किया है, और राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन भी था। तो इसलिए किस धरोहर के प्रति उनकी आस्था है, और जहां तक गांधी जी की धरोहर है, तो वो तो अगर आज है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास, चाहे हिंद स्वराज देख लीजिए, ग्राम स्वराज देख लीजिए, मोदी जी के नेतृत्व में खादी का बदलाव देख लीजिए, राम राज्य देख लीजिए, और भारतीय संस्कृति पर आस्था देख लीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सुधांशु जी, एक ही शिकायत है, आपने न्यू ईयर विशेष नहीं दी इस बार। वो पिछले वर्ष दे चुके हैं, और आप आगे देखिए, मकर संक्रांति आने वाली है, उत्तरायण का सूर्य होगा, राष्ट्र का सूर्य भी उत्तरायण की तरफ जा रहा है। और एक और बात याद रखिएगा, ये मकर संक्रांति आती है तो क्यों आती है? अगर अर्थ अपनी एक्सेस पे सिंगल स्ट्रेट होगी तो ऐसे घूमेगी तो नॉर्थ टू सदर्न नहीं होगा, बिकॉज ऑफ द 23 डिग्री टिल्ट, हाफ ऑफ द टाइम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, हाफ ऑफ द टाइम सदर्न हेमिस्फीयर, और ये हर 6 महीने के बाद चेंज होता है। तो अर्थ की जो एक्सियल टिल्ट है, उसी की वजह से मौसम चेंज होता है और इस पे जीवन रहता है। अन्यथा सेंटर में इतनी, जो इक्वेटर के आसपास हाई टेम्परेचर होता है और ऊपर वाले बर्फीले रेगिस्तान होते हैं, ना मौसम बदलता ना जीवन होता। मगर ये याद रखिएगा, पितामह भीष्म ने इंतजार किया था उत्तरायण सूर्य का, यानी हमें महाभारत काल से एक्सियल टिल्ट और उससे होने वाले चेंज के बारे में पता था। और ये सब लोग, जो एडविन हबल ने 1920 में एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की थ्योरी दी, वो ज्ञानदेव पाणे बनकर हमको समझाते हैं। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।